हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक तुर्की के इलेक्शंस हैं। रजब तैयब एर्दोगान तीसरी बार एज अ प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत चुके हैं। इससे पहले वो 2003 से 2014 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर भी इस मुल्क की सरबराही कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रजब तैयब एर्दोगान की ऐसी क्या इलेक्शन स्ट्रेटेजी है कि वो बार बार इलेक्शन जीत जाते हैं और वो पिछली 2 दहाइयों से तुर्की पर हुकूमत कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं और अवाम उन पर इतना अंधा एतबार क्यों करती है, और हम उनके मुखालफिन पर भी गौर व फिक्र करेंगे कि ऐसी क्या वजूहत हैं कि वो बार बार इलेक्शन हार जाते हैं। इसके बारे में हम अब्दुल वहाब से तजज़िया लेंगे। तो तुर्की बेसिकली एक ऐसा मुल्क है जो यूरोप और एशिया के बिल्कुल जंक्शन के ऊपर वाक़ है। ना सिर्फ ये इस लिहाज से यूनिक है बल्कि यहाँ पे सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स का भी क्लैश रहता है। जो मॉडर्न डे टर्की की मैं बात कर रहा हूँ, जो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, यहाँ आपको इस्लाम पसंद भी मिल जाएंगे और यहाँ आपको जो यूरोपीय यूनियन में जाने वाले सेकुलर जहनीत के मालिक लोग भी मिल जाएंगे। तो जो रजब तैयब एर्दोगान साहब का जो मेनली वोट बैंक है वो इस्लाम पसंदों के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये पहले तुर्की में इस्तांबुल के मेयर थे। इन्होंने एके पार्टी बनाई है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसे उर्फ़ आम में एके पार्टी कहते हैं। तो ये बेसिकली इनका जो बड़ा, जैसे आपने जिक्र किया ना वो नाकाम बगावत का फ़ौज की, उसका इल्ज़ाम ये फ़तेहुल्लाह गोलान पे लगाते हैं। फ़तेहुल्लाह गोलान कभी इनके दोस्त होते थे, आजकल अमेरिका में हैं, वो भी रिलीजियस स्कॉलर हैं। कहा जाता है कि इसमें कोई दोनों तरह की राय मौजूद हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बगावत इन्होंने खुद करवाई थी, कुछ कहते हैं कि ये इन्वॉल्व नहीं थे। इसका मतलब इसके बारे में कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। तो फ़तेहुल्लाह गोलान भी इनके साथ ही थे। तो बेसिकली इन्होंने इस्लाम पसंदों के वोट को बहुत ज़्यादा जो है वो कैश करवाया है। आज भी मैं पढ़ रहा था कि ये इलेक्शन जीतने के बाद पहले इन्होंने जो विजिट किया है वो अदनान मेंदेरेस की कब्र पे गए हैं। ये वो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं नसर, जिन्होंने इस्लाम पसंदों को थोड़ा बहुत रिलीफ दिया था। इनका रुझान इस्लाम की तरफ था, तो इनकी जो सेकुलर आर्मी है टर्की की, इन्होंने इसको फांसी पे चढ़ा दिया था। तो सिंबॉलिकली ये शो करते रहते हैं। लाइक आपने सुना होगा कि हैगिया सोफिया जो है वो उसे आया सोफिया में कन्वर्ट कर दिया गया, वो जो चर्च था इस्तांबुल का। तो इस तरह के ये काम करते हैं। इस्लाम पसंदों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और इस्लाम पसंद तो इनका एक कल्ट है। कल्ट एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते होते हैं ना कि जो हीरो वर्शिप स्टार्ट हो जाती है, इनके कल्ट की वजह से वो जो इस्लाम पसंद है वो इनको निजात दहंदा भी समझते हैं और इनको बार बार इलेक्ट करते हैं। तो ये इनका पॉजिटिव पॉइंट है कि ना सिर्फ ये मतलब अपने वो इस्लाम पसंद जो लोग हैं उनके दिलों के साथ खेल जाते हैं, इनका बड़ा वोट बैंक है। और दूसरे नंबर पे अगर मैं देखता हूँ उनके मुखालफिन, तो ये मुखालफिन के साथ कोई रायत नहीं बरतते। मतलब इनका किस तरीके से? वो ये मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा जो कमाल अतातुर्क साहब जो हैं, जो मॉडर्न डे जो टर्की है उसके फादर जिनको कंसिडर किया जाता है, वो उनकी जो लेगेसी है वो कंटेन कर रही है CHP पार्टी, जिसे रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी कहते हैं, और वही इनकी मुखालिफ पार्टी है। तो वो पिछले 10 साल अगर देखा जाए तो वो इमर्ज की है। अगर उनका ग्राफ देखें, अगर 2003 से 10 के दौरान हम देखते हैं तो CHP का तो कोई नाम ही नहीं बचा था। ये सिर्फ बिला शिरकते गैर। इसका मतलब अब उनका वोट बैंक टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। टाइम के साथ साथ उनका वोट बैंक भी बढ़ रहा है CHP का। और कुछ चंद एक फैक्टर जैसे हमने डिस्कस किया, इस्लाम पसंद जो रुझानात हैं उनकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी हासिल है उस पब्लिक के अंदर जो इस्लाम पसंद है। दूसरे नंबर पे 2002-03 में जब ये आए थे, ये परफॉर्म करके आए थे इस्तांबुल के मेयर के तौर पे। अवाम को ये पसंद थे। इन्होंने इकोनॉमी के अंदर काम किया जो बात मानने वाली है। जब ये आए थे तो टर्की के अंदर इन्फ्लेशन रेट 87 पे था। 87%? जी बिल्कुल। फिर इन्होंने अब बड़ा एडवांसमेंट मतलब तुर्की को IMF के चंगल से भी आज़ाद करवाया। अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई और रिड्यूस करते करते वो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 8 या 7% पे ले आए थे। तो ये पब्लिक के हीरो बन गए। लेकिन बाद में फिर वही होता है कि जो मतलब हम अगर कहते हैं कि आइडियली डेमोक्रेट ये बिल्कुल नहीं है। इनके जो है मुखालिफिन, उनके जो उनकी अगर हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो उनकी भी तादाद में इजाफा हो रहा है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इनको रन ऑफ इलेक्शन में जाना पड़ा है। तो बिल्कुल। और ये भी एक, जैसे मैं थोड़ा बहुत रिलेट करूँगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ जो है PMLN के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको इलेक्शन से आउट कर दिया गया था वाया जुडिशियल एक डिसीजन आ गया था। हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले करती है जिस तरह, तो ये तुर्की के अंदर ये इस्टेब्लिशमेंट है। बेसिकली जो इस्तांबुल का मेयर है उसका नाम इकराम इमामोग्लू है। वो CHP का मेन फेस था और उसने इस्तांबुल का मेयरशिप के इलेक्शन में AK पार्टी को हराया था। उसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना था, लेकिन उनको जो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पे उनको जो रेस से बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो फिर अब आजकल जो इनके मुखालिफ हैं, जो कमाल कलीजदारोग्लू उनका नाम है,
तो उन्होंने भी अच्छे वोट लिए हैं। तो CHP अब तुर्की के अंदर अब ना ये टसल बढ़ती जा रही है, इस्लाम पसंद बमुकाबला वो जो लिबरल रुझानात रखते हैं। और ज़ाहिर सी बात है ये आने वाली दहाई के अंदर ये इलेक्शंस और ज़्यादा मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, ये नाकाबिल शिकस्त तो नहीं रहेंगे, इनको शिकस्त हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस दफ़ा ये टर्म में कैसा परफॉर्म करते हैं और ये टाइम बताएगा। और यहाँ एक आखिरी बात भी मैं आपसे शेयर कर लूँ कि इस दफ़ा जो रजब तैयब एर्दोगान के हामी अफराद हैं वो ये कहते हैं कि ज़लज़ला आया हुआ था, इकॉनमी जो है वो मुश्किलात का शिकार थी, इस वजह से CHP को वोट पड़ गए हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड इनकी जो चंद एक स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं जो यूरोपीय यूनियन को लेके या फिर मगरब को लेके, वो इनका वीक पॉइंट है। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में मुझसे पूछा था कि इनका वीक पॉइंट क्या है, तो वीक पॉइंट इनके ट्रबल्ड रिलेशनशिप है वेस्ट के साथ। ये इनकी उनके साथ कम बनती है, लेकिन फिर भी ये अपने पत्ते बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। शायद ये दुनिया के वाहिद लीडर हैं, मैं डिप्लोमेसी में इनको मानता हूँ। ये यूक्रेन के साथ भी इनका बहुत अच्छा ताल्लुक है और रशिया के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक है, और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये दोनों ममालिक के साथ इनका बहुत अच्छा ताल्लुक है। यही डिप्लोमेसी है। बिल्कुल। और इमिग्रेशन जो है वो यूरोप हमेशा माइग्रेंट लोगों से डरता है, तो ये माइग्रेंट लोगों का कार्ड यूज़ करके अच्छी इमदाद भी लेते हैं, और यूरोप के साथ यूरोप इनको डिलीट नहीं कर सकता। तो चंद एक चीज़ें हैं, डिप्लोमेसी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लाइक पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की जो यूथ है उनसे इंस्पायर होती है। जहाँ जहाँ इस्लाम पसंद रुझानात रखने वाले लोग हैं, चाहे वो अफ्रीकन मुस्लिम नेशन हो, चाहे इवन अपने पाकिस्तान की बात अगर हम करते हैं, तो वहाँ इनकी पॉपुलैरिटी बहरहाल मौजूद है। लेकिन चंद एक नेगेटिव पॉइंट भी हैं, लाइक ये अपने मुखालफिन के साथ कोई रायत नहीं बरतते, और 2016 की बगावत के अंदर भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसके अंदर भी मुख्तलिफ जो लोगों की मुख्तलिफ राय है। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं, CHP पार्टी का वोट बैंक बहरहाल है, और अगर ये फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक वे को सामने रखते हुए चलते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आने वाले टाइम में शायद रजब तैयब एर्दोगान साहब जो हैं वो नाकाबिल शिकस्त ना रहें। क्योंकि आजकल भी इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रहा है टर्की के अंदर, और आवाम जो है वो तकरीबन अब उसमें कह लें कि ग्रुप्स में डिवाइड होती जा रही है। और इसका हमें एंड पे टाइम बताएगा, ये टाइम हमें बताएगा। तो मैं कंक्लूड करने से पहले ये बता दूं कि पोलराइजेशन बहरहाल तुर्की के माशरे के अंदर बढ़ती जा रही है। इस्लाम पसंद बामुकाबला सेकुलर जो जहनीत के लोग हैं, सेकुलर जहनीत के लोग जो हैं वो ज़रा यूरोप के करीब हैं, वो तुर्की को यूरोप का हिस्सा समझते हैं, यूरोपीय यूनियन में जाना चाहते हैं। ऑल्दो तुर्की ऑलरेडी नेटो का मेंबर है, तो ये अच्छी मतलब यानी कि एक मुकाबला जो है बनता नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि तुर्की के अंदर हालात जो हैं वो एक नई करवट लेंगे। हो सकता है कि CHP दोबारा इक़्तिदार में आ जाए, जो तुर्की की आवाम को सर्व करे, तुर्की की आवाम के लिए बेहतर हो। वहाँ वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी वही होना चाहिए और प्रेसिडेंट भी वही होना चाहिए। मेरी तो ये राय है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।